अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर रिहान नईम और मैं आप लोगों को क्लास 9 के कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और उम्मीद है कि हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। सो चैप्टर नंबर 1 इसका टाइटल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तारीफ़ क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के पहले ही पेज पे लिखी हुई है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसे अमल को कहा जाता है जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी मुश्किल प्रॉब्लम जो है, मुश्किल मसला जो है वो सॉल्व हो जाए। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लें कि दो बंदे हैं, एक बंदा ए है और एक बंदे का नाम बी है। बंदे ए के पास एक प्रॉब्लम है और वो अपना प्रॉब्लम जो है वो बंदे बी से सॉल्व करवाना चाहता है। ठीक है। सो बंदा ए अपना प्रॉब्लम बोल के या लिख के बी को देगा और बी जो है फिर उसके मुताबिक अमल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो ये जो ए ने बी को प्रॉब्लम बताया है, इस अमल को कहते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का क्या मतलब है? एक प्रॉब्लम को बयान करना, एक प्रॉब्लम को लिख के या बोल के बयान करने वाले अमल को क्या कहते हैं? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है। सो आई होप कि ये, मुझे उम्मीद है ये बात जो है वो क्लियर होगी। सो एक 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 प्रॉब्लम, एक अच्छे प्रॉब्लम, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम जो अच्छे तरीके से बताया गया हो, जो अच्छे तरीके से जो है ना वो पहुंचाया गया हो ताकि वो सॉल्व हो सके। सो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की कुछ खसूसियात हैं। वो खसूसियात क्या है? नंबर 1, इट डज़ नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़, यानी उस प्रॉब्लम में, यानी जब बंदा ए बंदे बी को प्रॉब्लम बता रहा हो तो कोई बात ढकी छुपी ना हो, कोई भी बात, किसी भी बात में कोई शक और शुबे की गुंजाइश ना हो, कोई भी बात क्लियर ना हो। हर चीज़ जो है वो, कोई ऐसी बात ना हो जो क्लियर ना हो। तो हर बात यानी क्लियर होनी चाहिए। हर बात जो है वो उसका एक क्लियर मकसद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर मकसद होना चाहिए। हर बात जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो, यानी वो समझ में आ रही हो और वो सॉल्व हो रही हो। ठीक है। सो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की कुछ खसूसियात हैं, ये आपने जो है वो जहन में रखनी है और साथ साथ ये आप देखें अंडरलाइन भी करते जाएं ताकि एग्ज़ाम में, टेस्ट में आंसर्स लिखने में आपको जो है वो आसानी हो। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मिसाल ले लेते हैं प्रॉब्लम की। सो ये जो है ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के कुछ जुमले हैं, 1 2 3 4 इसके जो हैं वो लाइंस हैं, काफ़ी सारे इसके सेंटेंसेस हैं। तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। सो सपोज़ योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम्स स्टार्ट विद लेटर ए। यानी एक टीचर, क्लास टीचर है, वो किसी स्टूडेंट को एक काम देता है, एक काम देता है और वो काम क्या है? काम ये है कि स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स जिनके नाम के शुरू में ए हो, उन तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो एक लिस्ट तैयार की जाए। तो ये एक टास्क है, ये एक काम है। और उस काम का मकसद क्या है? उस काम का मकसद ये है कि एक बुक जो है वो बनाई जाए। ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब है बुक। एक बुक बनाई जाए ताकि जिसमें उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम हों, उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम हों जिनका नाम जिनके शुरू में, जिनके नामों के शुरू में ए लिखा हुआ हो। ठीक है। और देर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क, यानी इस टास्क को कंप्लीट करने में, इस काम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ 1 वीक का, सिर्फ़ 1 हफ़्ते का जो है वो टाइम दिया जाता है।
तो आप देख सकते हैं ये एक प्रॉब्लम है, और ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। इसमें कोई आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकें और खुद सोचें कि कोई ऐसी बात है इस प्रॉब्लम में जो समझ में ना आ रही हो, कोई शक वाली बात हो, कोई ऐसी बात हो, कोई कोई इस प्रॉब्लम का आपको मकसद जो है वो समझ में ना आ रहा हो। तो अगर ये सारे जवाबात आपके सारे जवाबात नफ़ी में हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, यानी कोई ऐसी बात नहीं है जो क्लियर ना हो, जो साफ़ व शफाफ ना हो, जो बिल्कुल समझ में ना आ रही हो। हर बात जो है वो समझ में आ रही है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अंडरस्टैंडेबल। हर बात जो है वो अंडरस्टैंडेबल। और इस टास्क का एक गोल भी है, वेरी क्लियर गोल है। गोल क्या है? एक बुक बनाई जाए, दिस इज़ द गोल। एक गोल जो है वो ये दिस इज़ द क्लियर, ये गोल है। ठीक है, मकसद, इस टास्क का मकसद ये है, डायरेक्टरी बनाई जाए। ठीक है, सो गोल भी क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल भी है, और ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल भी है। सो दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्वेबल। सो ये चूँकि ये तीन चीज़ें जो है वो पूरी हो रही हैं, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फ़र्ज़ करें कि एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि टीचर assigns a task to a student to prepare a list। ठीक है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। और क्या ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है? तो मेरे बच्चों, आपने याद रखना है कि ये प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? नंबर वन, इसमें एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, इसमें शक व शुबे वाली बातें बहुत ज़्यादा है। नंबर वन, इसमें जो टीचर ने टास्क दिया है लिस्ट प्रिपेयर करने, वो किस चीज़ की लिस्ट है? वो नामों की लिस्ट है, वो नंबरों की लिस्ट है, वो फ़ोन नंबर्स की लिस्ट है, किस चीज़ की लिस्ट है ये हमें पता नहीं है। तो ये एक एम्बिग्विटी है, इसके अंदर ये एक शक वाली बात है। हमें क्लियर नहीं है कि वो लिस्ट जो है वो किस चीज़ की हमने या स्टूडेंट ने प्रिपेयर करनी है। एम्बिग्विटी होने के साथ साथ इसका क्लियर गोल भी नहीं है। गोल इस टास्क का क्लियर मकसद भी नहीं है, हमें नहीं पता, यानी इस स्टूडेंट को नहीं पता कि मुझे ये काम क्यों दिया जा रहा है। सो गोल भी क्लियर नहीं है, मकसद क्लियर नहीं है, मकसद साफ़ नहीं है। एम्बिग्विटी भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, एम्बिग्विटी भी है, गोल भी क्लियर नहीं है, और अंडरस्टैंडेबल तो है, यानी साफ पता चल रहा है कि एक लिस्ट बनानी है। लेकिन बाकी जो दो बातें हैं वो चूँकि फुलफ़िल नहीं हो रही, वो चूँकि पूरी नहीं उतर रही, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं कह सकते। ओके, सो अगर एक प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? नंबर वन, फर्स्ट स्टेप, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। यानी आप क्या करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले केस में आप टीचर के पास जाएं और टीचर से वजाहत मांगें कि आपने ये जो लिस्ट दी है ये किस चीज़ की लिस्ट होनी चाहिए। इस लिस्ट में क्या होना चाहिए? नाम होने चाहिए स्टूडेंट्स के, या स्टूडेंट्स के जो मोबाइल नंबर होने चाहिए, या स्टूडेंट्स के जो है वो टेस्ट के मार्क्स होने चाहिए, या एग्ज़ाम के मार्क्स होने चाहिए? ये किस चीज़ की लिस्ट है? ठीक है, सो आप टीचर के पास जाके वजाहत मांगे, वजाहत लेने की कोशिश करें, बैकग्राउंड जो है वो चेक करने की कोशिश करें। ठीक है, सो ये इसको कहते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एक अच्छा जो सलूशन है वो हासिल करने में आपको
आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर अगर प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइन ना हो और जो आपको बैकग्राउंड नॉलेज ना हो, तो आप एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो पेश नहीं कर सकते। क्लियर? सो बैकग्राउंड नॉलेज गेन करें, ये पहला स्टेप है अगर प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइन ना हो। स्टेप नंबर 2, यूज़ गैसेस। यानी आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले प्रॉब्लम में आप जो है वो अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें कि ये लिस्ट किस चीज़ की हो सकती है। हो सकता है ये लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट हो। ठीक है, तुक्का लगाना शुरू कर दें जिसको कहते हैं, या आप तुक्का ये लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो लिस्ट है वो स्टूडेंट्स के नंबरों की लिस्ट हो। तो इसको कहते हैं गैस। ठीक है, सो ये जो सेकंड स्टेप है इसमें यही बताया गया है, गैस, यूज़ गैसेस। तो वो जो गैस गैस कैसे करेंगे आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे गैस करेंगे। ठीक है, आपने माजी में किसी और टीचर के साथ काम किया होगा, उसने इसी तरह का टास्क दिया होगा आपको, और उसने जो टास्क दिया था वो वेल डिफाइंड था। उसने ये दिया था कि आप एक स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करें जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल उनके मोबाइल नंबर्स जो हैं वो मौजूद हो। तो उस माजी के एक्सपीरियंस को, उस माजी की याद को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये लिस्ट जो है वो नेम्स की लिस्ट हो। हाँ, हो सकता है कि ये जो लिस्ट है वो मार्क्स की लिस्ट हो, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये सेकंड टॉपिक में, सेकंड स्टेप में ये बताया गया है कि बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी माजी का जो तजर्बा रहा है आपका किसी और टीचर के साथ काम करने का, उसको यूज़ करते हुए आप तुक्का लगा सकते हो, आप गेस करके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, वेल डिफाइन बना सकते हो। और तीसरे स्टेप में ये बताया गया है कि आप पिक्चर ड्रॉ करके जो 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 चीज़ें क्लियर नहीं है प्रॉब्लम के अंदर, उनको आप क्लियर कर सकते हो, और उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल जो है वो ये गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस एग्ज़ाम्पल में ये 3 हॉर्सेस हैं, 3 घोड़े हैं, तीनों को जमा करके 30 आ रहा है। ठीक है, फिर एक घोड़े को, अगर 3 घोड़े 30 के बराबर है तो एक घोड़ा किसके बराबर होगा? 3 घोड़े, 3 हॉर्सेस इज़ इक्वल टू 30। तो एक हॉर्स, यहाँ पे आपने मैथ लगाना है, 1 हॉर्स किसके बराबर होगा? 30 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 10। तो 3 को उस तरफ ले जाएं तो एक हॉर्स की कीमत क्या होगी? 10 होगी। ठीक है, तो इसी तरह कोई मैथमेटिक्स लगा के आप ये जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ये जो यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, इसको आप फिल कर सकते हो पिक्चर ड्रॉ करके। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। सो रिमेंबर ऑल दीज 3 थिंग्स एंड कीप इट इन माइंड, स्पेशली जब आपने बोर्ड के पेपर देने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। हो सकता है ये आपसे सवाल पूछे जाएँ कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके, सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के फ़ायदे क्या हैं? प्रॉब्लम को समझने, अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझने के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, उसको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, नंबर 2, ये आपके पैसे भी बचा लेता है। ठीक है, एंड नंबर 3, टाइम भी बचा लेता है। एंड नंबर 4, रिसोर्सेज भी बचाता है। रिसोर्सेज से मुराद ये है कि वो चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल जो है वो हो रही हैं। ठीक है, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें आपको पता है सीमेंट यूज़ होता है, बजरी यूज़ होती है, और भी बहुत सारी और चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि मैंने बिल्डिंग जो है वो किस तरह की बनानी है, तो अब आप बहुत सारा सीमेंट, बहुत सारी बजरी, बहुत सारा माल मवाद जो है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उसको आप बचा सकते हैं। नंबर 2, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने अपने आप से 5 सवाल जो है वो करने हैं। और 5 सवाल जो है वो ये है: व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में कौन लोग शामिल हैं? प्रॉब्लम
कब तक सॉल्व करना है, उसका टाइमलाइन क्या है, उसकी डेडलाइन क्या है, ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ इसका ताल्लुक़ किस जगह से है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मकसद क्या है। ठीक है, सो ये व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई जो है, ये आपने ये 5 सवाल किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के दौरान पूछने हैं अपने आप से। सो अगेन वही एग्ज़ाम्पल है क्लास टीचर वाली, जिसमें एक क्लास टीचर अपने एक स्टूडेंट को ये काम देता है कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम हो जिनका नाम ए से शुरू हो। ठीक है, सो ताकि एक डायरेक्टरी बनाई जा सके, उस स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की, उस स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के नामों की, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 वीक का टाइम है। तो ये 5 सवाल जो है, ये 5 डब्ल्यूज़ जो हैं, ये इस प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करके अब हम देखेंगे कि जवाब जो है वो क्या आता है। सो सबसे पहले व्हाट, मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो क्या है। सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद लेटर ए, यानी इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के नामों के शुरू में ए हो। ठीक है, सो ये व्हाट जो है, ये व्हाट वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हु, यानी इस प्रॉब्लम में कौन 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 लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो वो क्लियर है, इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और और नाम किन के हैं जिनकी लिस्ट बनाई जा रही है, नाम उस लिस्ट में किन के नाम शामिल हैं, स्टूडेंट्स के नाम शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो हु के साथ जो है वो आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है व्हेन, यानी कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसका जवाब जो है वो क्या आएगा, 1 वीक। 1 वीक का टाइम दिया गया है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो व्हेन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन अ वीक। सो व्हाट भी हो गया, हु भी हो गया, व्हेन भी हो गया। नेक्स्ट सवाल पैदा होता है व्हाई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना है। इस प्रॉब्लम को इसलिए सॉल्व करना है ताकि एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी जो है वो बनाई जाए, एक ऐसी बुक बनाई जा सके जिसमें तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के नाम हो, यानी उस स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो नाम मौजूद हो। तो ये वाई जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर एंड पे एक चीज़ रह गई है, वो है आई थिंक वेयर। हाँ, वेयर रह गया, ये वेयर रह गया, वेयर। सो वेयर, यानी वेयर का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका ताल्लुक़ किस जगह से है। तो क्लियरली इसका गहरा ताल्लुक़ स्कूल से है। हम जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स किसके स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के नहीं है, या यूनिवर्सिटी के नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन के तो नहीं है, या किसी और इदारे के नहीं, ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो फिर वेयर का जवाब क्या आएगा, वेयर का जवाब आएगा स्कूल। ओके, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने ये देखा है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम किसको कहते हैं, और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है, और अंडरस्टैंड करना जो है या प्रॉब्लम को समझना जो है वो ज़रूरी क्यों है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी आ गई है। प्रॉब्लम के ऊपर हमने सोल्यूशन लगाना है ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो जो मसला है वो हल हो जाए। और प्रॉब्लम को हल करने के दौरान कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है हमने पहले डिस्कस किया था। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? एक तरीका तो ये है कि बजाय ये कि आप पूरे स्कूल की लिस्ट जो है वो तैयार करें, पूरे स्कूल की लिस्ट जो है वो आप तैयार करें, आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्कूल में मौजूद सिर्फ एक क्लास की जो लिस्ट है, सिर्फ किसी भी एक क्लास की, से वो क्लास 1 है, क्लास 1 के तमाम स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो सिर्फ तैयार करो आप। ठीक है, इसी तरह क्लास 2 जो है,
उसके स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो आप तैयार करो। फिर क्लास 3 के स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो आप तैयार करो, और इस तरह करते चले जाएं। जितने भी क्लासेस हैं से क्लास 10 तक, क्लास 10 की अलग लिस्ट्स जो है, अलग लिस्ट, ये लिस्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ द लिस्ट फॉर क्लास 1, ये लिस्ट है फॉर क्लास 2। तो हर क्लास की अलग लिस्ट जो है वो तैयार की जाए, ठीक है। और अलग लिस्ट तैयार करने के बाद इन तमाम लिस्टों को मर्ज कर लें, इन तमाम लिस्ट्स को आपस में जोड़ के एक बड़ी लिस्ट बना लें। और उस बड़ी लिस्ट में फिर क्या होगा, पूरे स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के नाम इस लिस्ट में जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इस बड़ी लिस्ट को छोटी छोटी लिस्टों में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये कहना थोड़ा सा गलत है। हमने क्या किया, हमने स्कूल जो है, बजाय ये कि पूरे स्कूल की लिस्ट हम पहले से ही तैयार करते, हमने क्या किया, हमने हर क्लास की अलग लिस्ट तैयार की, और फिर उन अलग लिस्टों को आपस में जोड़ के एक बड़ी लिस्ट बनाई। और वो जो बड़ी लिस्ट है वो असल में पूरे स्कूल की लिस्ट है, और इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। आपने डिवाइड किया प्रॉब्लम को, आपने स्कूल के बजाय क्लास की लिस्ट जो है वो बनाई, और फिर आपने हर प्रॉब्लम को कॉन्कर किया, आपने हर प्रॉब्लम को फ़तह करने की कोशिश की। आप हर प्रॉब्लम को आपने क्या किया, कवर करने की कोशिश की। तो इसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। सेकंड जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि आप जो भी आप सॉल्यूशन गैस करें, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, वो आप लगाओ, और लगाने के बाद रिज़ल्ट चेक करो। अगर रिज़ल्ट जो है वो सही आता है, इट्स वेल एंड गुड। और अगर रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आता, इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, फिर आप क्या करें, आप अपना जो सॉल्यूशन है उसको तब्दील करें, उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो लेकर आएँ, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी एग्ज़ाम्पल में वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक लिस्ट तैयार करनी है। तो एक सॉल्यूशन आप ले लें, इसका एक हल जो है ले लें, एक हल, एक सॉल्यूशन। और वो एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हर क्लास में, हर इंडिविजुअल क्लास में जाके इंडिविजुअल लिस्ट जो है वो तैयार की जाए, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, ठीक है। और फिर एंड पे आके आप तमाम लिस्टों को क्या कर दें, कंबाइन कर दें। अब आप देखो, कंबाइन करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो जो आपने ये तरीक़ाकार लगाया है वो बिल्कुल सही है, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं है। तरीक़ाकार क्या लगाया, हर क्लास में गए और हर क्लास की अलग लिस्ट तैयार की, और उससे एक बड़ी लिस्ट जो है वो आपने बना ली। लेकिन अगर एंड पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान जो आपने तरीक़ाकार लगाया, जो आपने सॉल्यूशन लगाया, वो रिज़ल्ट अगर आपको ना मिले, यानी स्कूल की लिस्ट अगर आपको नहीं मिलती, उसमें तमाम नेम्स जो हैं वो ए से शुरू ना हो रहे हों, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना तरीक़ाकार जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी। आपको कोई और तरीका जो है वो ढूंढना पड़ेगा, जिससे ये जो लिस्ट है वो आपको मिल जाए, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो आप लगाओ, और लगाने के बाद अगर ये आता है, फिर दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा ये दिया हुआ ये सॉल्यूशन काम ना करे, फिर आप कोई और सॉल्यूशन लगाओ। एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि बजाय ये कि आप हर एक क्लास में जाओ, आप क्या करो, हर स्टूडेंट के घर पे कॉल करो, और हर स्टूडेंट के घर पे कॉल करके उससे नाम पूछो, और उसका नाम जो है वो लिस्ट के अंदर जो है वो लिखते जाओ, ठीक है। तो ये दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है, बजाय ये कि आप हर क्लास में जाएं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, आप उसके घर जो है आप उसके घर में कॉल करें और उसका नाम जो है वो पूछ लें, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप प्रिंसिपल के पास चले जाएं, और हो सकता है प्रिंसिपल के पास स्टूडेंट्स की जो एडमिशन के टाइम जो अंदराज होती है स्टूडेंट्स के नामों की, उसकी कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है प्रिंसिपल के पास हो सकती है। तो आप प्रिंसिपल के पास जाके वो लिस्ट लेके आप अपनी लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये तीसरा सॉल्यूशन जो है हो सकता है, ठीक है।
सो बारी बारी करके ये सलूशन लगाओ, ये नहीं काम करता तो ये सलूशन लगाओ, ये काम नहीं करता तो ये सलूशन लगाओ। तो ये तमाम जो बातें मैंने अभी बताई हैं वो सब कुछ इस गेस चेक एंड इम्प्रूव वाले प्रोसीजर में बताया गया। ठीक है, क्लियर है। सो इम्प्रूव करने का क्या मतलब है? इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला तरीका लगाया, यानी हर स्टूडेंट के घर में आपने कॉल किया और उसका नाम पूछा। फिर आपने देखा कि यार हर स्टूडेंट को कॉल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो है वो टेलीफोन का बिल जो है वो भी जो है वो ज़्यादा आ रहा है कॉल करने की वजह से। तो ये सोल्यूशन जो है ठीक नहीं है, इस सोल्यूशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो आप इस सोल्यूशन को इम्प्रूव करो। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आप ये वाला सोल्यूशन लगा लो, बजाय ये कि आप घर में कॉल करें, आप उस स्टूडेंट की क्लास में जाके उस स्टूडेंट से डायरेक्ट पूछ लें, हाँ जी भाई मुझे बताओ आपका क्या नाम है, तो आप उसके नाम को जो है वो नोट डाउन करें। सो दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, आपने गैस किया कि चलो यार ये सोल्यूशन लगा के देख लेते हैं, या ये लगा के देख लेते हैं, या ये लगा के देख लेते हैं। फिर आपने फैसला किया चलो ये लगा लेते हैं, ये वाला सोल्यूशन लगाते हैं, ये वाला हल जो है वो अप्लाई करते हैं। आपने देखा यार ये वाला हल जो है उसका डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज होने की वजह से आपने क्या किया, उसको इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करके आपने फिर फाइनल जो सोल्यूशन है वो ये सिलेक्ट किया और अपने सोल्यूशन पे अमल करके रिज़ल्ट जो है वो पेश किया। तो इसका मतलब जो है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्प्रूव का मतलब है वो ये है। सो गेस चेक एंड इम्प्रूव। गेस करो, सोल्यूशन को चेक करो, सोल्यूशन को पहले अप्लाई करो, फिर चेक करो, और फिर अगर कोई मसला आता है अपने सोल्यूशन को इम्प्रूव करो। ठीक है, रिफाइन द सोल्यूशन। रिफाइन सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन को इम्प्रूव करो। ठीक है, सो ये साथ साथ थोड़े बहुत जो है वो अंडरलाइन करते जाएं ताकि आप नोट्स इजीली बना सको और एग्ज़ाम इजीली दे सको, टेस्ट इजीली दे सको। अंडरलाइन करना ज़रूर ना भूलिएगा। ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाते जाएं ताकि बाद में जब आपने रिवाइज़ करना हो तो इजीली आप रिवाइज़ कर सको अपने टॉपिक्स को। ओके, तीसरा तरीक़ाकार जो आप लगा सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के दौरान, वो है एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, आप एक लिस्ट बनाओ, जिस तरह हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी, ये यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे, ये तो एक लिस्ट बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लिस्ट बनाओ कि आपने क्या करना है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला हल अप्लाई करना है, यानी आपने हर क्लास में जाके हर क्लास की इंडिविजुअल लिस्ट जो है वो बनानी है। तो स्टेप्स लिखते जाओ लिस्ट के अंदर। आप अपनी एक पेज का टुकड़ा ले लो और पेन के साथ लिखना शुरू कर दो। स्टेप नंबर 1, गो टू क्लास 1। ठीक है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, आस्क नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लास 1 में चले जाओ। स्टेप नंबर 2, उस क्लास 1 में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के नाम पूछो। स्टेप नंबर 3, नाम्स को या नेम्स को एंटर करो एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये आपकी टू डू लिस्ट होगी। ठीक है, यानी ये इस लिस्ट में वो स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। सो आपने कंफ्यूज नहीं करना इस वाली लिस्ट को और इस लिस्ट को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। इस वाली लिस्ट में स्टूडेंट्स के नाम होंगे और इस वाली लिस्ट में वो स्टेप्स होंगे, वो तरीक़ाकार होगा जिसको फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, सो आप अपनी लिस्ट में ये स्टेप्स लिख सकते हो। गो टू दिस क्लास, इस क्लास में जाओ, या क्लास 1 में जाओ, क्लास 2 में जाओ, क्लास 3 में जाओ, फिर नाम नोट डाउन करो, नाम पूछो, फिर नाम को नोट डाउन करो। देन फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है, गो टू क्लास 2, फिर यही चीज़ रिपीट करो। फिर गो टू क्लास 3, फिर ये दो स्टेप्स जो है रिपीट करो। तो ये जो आपकी लिस्ट है,
जिसको आपने फॉलो करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट यानी इसमें मौजूद जो बातें हैं वो आपने उस पर अमल करनी है। टू डू का मतलब है टू डू, अमल करना। जो मैंने काम, ये वो बातें हैं जिस पे मैंने अमल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप दिस मेक्स सेंस। अगर नहीं सेंस बनता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, और मैं अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है या ईमेल एड्रेस है वो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, और आप वहाँ से देख सकते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? चौथी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, आप पिक्चर बना लें। ठीक है, आप पिक्चर बना के अपना सॉल्यूशन जो है वो डिज़ाइन कर लें, अपना सॉल्यूशन जो है वो अप्लाई करें। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वापस यहाँ पे आएँ इस वाले एग्ज़ाम्पल में, ठीक है, सो इसकी ये जो आपने सॉल्यूशन पेश किया है, आपने ये वाला सॉल्यूशन पेश किया है, ठीक है, ये याद रखें, हम इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं। वो क्या है, हर क्लास में जाना और हर क्लास में जाके स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो तैयार करना। तो इसकी पिक्चर आप कैसे बना सकते हैं? इसकी पिक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये देखो, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, और इस स्कूल में मौजूद ये 4 क्लासेस हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल 4 क्लास हैं, ये क्लास 1 है, ये क्लास से 3 है, ये क्लास 5 है, और ये क्लास जो है वो 9 है। ठीक है, तो हर क्लास में जाके क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट बनानी है। इस क्लास में मैंने जाना है और मैंने क्या करना है, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है। इस क्लास में मैंने जाना है और क्या करना है, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है। इस क्लास में मैंने जाना है और क्या करना है, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है। और फिर तमाम लिस्टों को मैंने क्या करना है, इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके मैंने एक एक जामिया लिस्ट तैयार करनी है, एक बड़ी लिस्ट तैयार करनी है जो पूरे स्कूल की होगी। यानी इसमें पूरे स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के नाम जो ए से शुरू होता हो वो आएगी। ठीक है, बिग स्कूल लिस्ट। ठीक है, अब ये सिर्फ क्लास की लिस्ट नहीं होगी बल्कि तमाम क्लासेस के मजमूए को स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये पिक्चर है। मैंने अपने सॉल्यूशन को पिक्चर की शक्ल में ड्रॉ किया, और ड्रॉ करके मुझे ज़्यादा जो है ना वो समझ में आ रही है कि मैंने क्या करना है। पिक्चर कभी कभी लोग कहते हैं कि पिक्चर सेज 1000 वर्ड, यानी एक पिक्चर जो है वो इतनी बातें जो हैं उससे ज़ाहिर हो जाती हैं जो कि बताने से या समझाने से क्लियर नहीं होती या ज़ाहिर नहीं होती। तो ये पिक्चर से 1000 वर्ड, ये आप ध्यान में रखें। तो ये आप देख सकते हैं, पिक्चर बनाने से मुझे जो अपना सॉल्यूशन है उसकी ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है। यानी मैंने क्लास 1 में जाना है, फिर मैंने क्लास 3 में जाना है, क्लास 5 में जाना है, क्लास 9 में जाना है। हर क्लास में जाके लिस्ट बनानी है, इसकी लिस्ट बनानी है, इसकी अपनी लिस्ट बनानी है, इसकी अपनी लिस्ट बनानी है, और फिर सब की लिस्टों को मैंने कंबाइन करना है। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। ये मैंने पहले जुमले की शक्ल में बताया था आपको सॉल्यूशन, लेकिन अब मैंने ये पिक्चर बना के आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप या ड्राइंग। ठीक है, so it may help a designer to understand important components of the solution. ओके जी स्टूडेंट्स, सो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तीसरा स्टेप ये है कि आप कैंडिड सॉल्यूशंस जो हैं वो डिफ़ाइन करें। अब मैं इसका मतलब बताने जा रहा हूँ कैंडिड सॉल्यूशंस क्या है और उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सो मिसाल के तौर पे ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपसे ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स की तादाद उन स्टूडेंट्स की तादाद का पता करो जो क्रिकेट खेल सकते हैं। उन स्टूडेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करो जो क्रिकेट जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, सो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी अच्छा, और ये भी देखें, ये प्रॉब्लम में स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की तादाद आपने बतानी है। तो एक सॉल्यूशन जो है वो ये है कि सिर्फ आप अपनी क्लास में देखो कि कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं।
सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं, 5 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखो कि आपके स्कूल में कितनी क्लासें हैं। सो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक 10 क्लासेस हैं। तो 10 क्लासेस को एक क्लास में, फिर आप अंदाज़ा लगाओ, अगर मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं तो 10 क्लासों में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। ओके, सो ये जो 50 स्टूडेंट्स आपने क्वांटिटी या तादाद निकाली है, ये करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन इसके याद रखो कि इसके इनकरेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने गैस वाला काम किया है, आपने यहाँ पे तुक्के से काम लिया है। वो कैसे? वो इस तरह से कि सिर्फ आपको अपनी क्लास के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का पक्का पता है, बाकी क्लासेस में आप जा के काउंट तो नहीं ना किया आपने, इसलिए ये जो 50 स्टूडेंट्स जो आपने निकाला है ये इसके इनकरेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें शक व शुबे की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा है। सो ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं ये इसको आप कैंडिडेट सॉल्यूशन कह सकते हैं। कैंडिडेट सॉल्यूशन मेरे बच्चों याद रखो, वो सॉल्यूशन होता है जो स्पॉन्टेनियस हो और अनप्लैन्ड हो। अब अनप्लैन्ड का क्या मतलब है? ये सॉल्यूशन यानी ये जो 50 स्टूडेंट्स आपने निकाले हैं बगैर किसी प्लान के आपने निकाले हैं, आपने बस आपने दिमाग में रफ़ कैलकुलेशन की, आपने देखा कि मेरी क्लास में तो 5 स्टूडेंट्स खेलते हैं, तो अगर 10 क्लासेस हैं तो 50 स्टूडेंट्स होंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर तरीक़ाकार लगा के आपने 50 जो है वो नहीं निकाला। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि आपने एकदम से ये जो है वो आंसर जो है निकाला, आपने दिमाग में सोचा, रफ़ कैलकुलेशन की, ठीक है, रफ़ सा आइडिया, रफ़ सी वैल्यू आपने दिमाग में सारा कैलकुलेट करके ये 50 की वैल्यू जो है वो निकाली है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं, जो आपने निकाली है। ओके, सो ये था पहला सॉल्यूशन। तो दूसरा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये हो सकता है कि आप हर क्लास में जाएं, क्लास 1 पे जाएं, फिर क्लास 2 में जाएं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में चले जाएं, क्लास 1 में, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को जो है वो गिनना शुरू कर दें जो क्रिकेट खेल सकते हैं। फिर आप क्लास 2 में चले जाएं, फिर क्लास 3 में चले जाएं, एंड सो ऑन। और फिर हर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स को ऐड कर लें, और से फॉर एग्ज़ाम्पल तादाद बनती है क्रिकेट खेलने वालों की 60, ठीक है। तो तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स को जब आपने ऐड किया तो उसकी तादाद बन गई है 60। अब इस सॉल्यूशन को कैंडिडेट सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ये जो 60 का जो नंबर आपने निकाला है इसको कैंडिडेट सॉल्यूशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी आपने कम टाइम में इस वैल्यू को नहीं निकाला, आपने टाइम लगाया, हर क्लास में गए, क्लास 1 में गए, फिर क्लास 2 में गए, क्लास 3 में गए, टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। दूसरा ये कि ये अनप्लान नहीं है, ये आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ गए हो। आपने पहले प्लान किया मैं क्लास 1 में जाऊंगा, फिर आपने प्लान किया फिर क्लास 1 के बाद मैं क्लास 2 में जाऊंगा, फिर प्लान के मुताबिक आप फिर क्लास 3 में चले गए। तो ये जो 60 का जो ये फ़िगर आपने निकाला है, ये 60 नंबर जो आपने निकाला है, ये स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, और वो अनप्लान्ड भी नहीं है। सो इसको आप कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है वो नहीं कह सकते। ओके, सो ये है कैंडिडेट सॉल्यूशन का टॉपिक, कैंडिडेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो समथिंग विच इज़ स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि जो फटाफट दिमाग में आए, फटाफट आपके मुंह पे वो बात आ जाए, फटाफट आपके दिमाग में वो सॉल्यूशन आ जाए। तो ये जो फटाफट वाले अमल जो है ना उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अनप्लान का मतलब ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने प्लान ना की हो,
उसको अनप्लान्ड चीज़ कहेंगे, उसको अनप्लान्ड टास्क कहेंगे, ठीक है। सो ये क्रिकेट वाली एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। एक एक लाइन आपने गौर से पढ़नी है, गौर से आपने इस पर अमल करना है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस हर टॉपिक का समझा दूँ, ताकि पेपर में आपको कोई मसला ना हो, एग्ज़ाम में आपको कोई मसला ना हो। लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो देखने के बाद आपने बुक ज़रूर पढ़नी है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को गौर से आपने पढ़ना है, फिर आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। सो ये एक्टिविटी 1.2 है, ये आपने ख़ुद करना है। और इंशाल्लाह मैं एक्टिविटी 1 तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हर चैप्टर में उसकी एक बुक बना के मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। तो सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन को समझाने के लिए आप एक और प्रॉब्लम ले लें कि assume that names of all the students in your school are available on a website and you are asked to search a particular name, ठीक है। दिस इज़ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं लिखता हूँ से अच्छा मैं लिखता हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रिक इन्फो की वेबसाइट है, क्रिक इन्फो की ये वेबसाइट है, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें बाबर आज़म का नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, या बाबर आज़म का नाम, एक क्रिकेटर है, बाबर आज़म का नाम कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है? इस प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम वेबसाइट पे मौजूद है, और आपने किसी एक स्टूडेंट का नाम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट करें स्टूडेंट का नाम है बाबर आज़म, तो आपने बाबर आज़म का नाम उस वेबसाइट में से निकालना है, सर्च करना है कि बाबर आज़म का नाम इसके अंदर है भी या नहीं, ठीक है। सो इस पूरे वेबसाइट में बाबर आज़म का नाम आपने देखना है मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। सो सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे 1 से लेके 4 तक। हम सिर्फ पहले 3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट 1 by 1 until the name is found, ठीक है। यानी आप वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट पे चले जाओ और एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो, ये लाइन को, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, और देखो बाबर आज़म का नाम हर लाइन में मौजूद है या नहीं है, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब जो है वो ये है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन ये है टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। यानी ये जो वेबसाइट है इसकी प्रिंट निकलवा लें, प्रिंटर से पेज के ऊपर इसकी प्रिंट निकलवा लें, और फिर कॉपी और फिर पेन के साथ पेन के साथ हाईलाइट करो बाबर आज़म के नाम को, ठीक है। यानी अगेन वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है, पेन की मदद से आपने हाईलाइट करना है बाबर आज़म का नाम जहाँ जहाँ लिखा होगा इस वेबसाइट पे। लेकिन शर्त ये है कि आपने प्रिंट करने के बाद यानी पेज के ऊपर आपने ये काम जो है वो करना है। तीसरा सलूशन क्या है? तीसरा सलूशन ये है कि वेबसाइट में मौजूद जितने भी नाम्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, वेबसाइट में जितने भी स्टूडेंट्स के नेम्स हैं उनको आप कॉपी करें, फिर एक और सॉफ्टवेयर में चले जाएं जिसका नाम एक्सेल है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में चले जाएं और इस सॉफ्टवेयर में जाके आप क्या करें, इस सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे नाम को क्या कर दें, पेस्ट कर दें। यानी से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नेम है, ये पूरन, ठीक है। एक मिनट मैं सिलेक्ट करता हूँ उसको। पूरन एक नेम है, ठीक है। सो पूरन नेम को आप कॉपी करें और यहाँ पे आके क्या कर दें, पेस्ट कर दें। POORAN। मैं पेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी कॉपी नहीं हो रही, तो पेस्ट भी नहीं होगी। सो मैं डायरेक्ट लिखना, तो पूरन मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद मैं लिख सकता हूँ उसे कोहली लिख सकता हूँ, कोहली। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और क्या क्या नाम नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। पूरन का नाम नज़र आ रहा है, हार्दिक का नाम नज़र आ रहा है, हार्दिक लिखूँगा यहाँ पे HARDIK, हार्दिक। तो इस तरह से आप क्या करें, कॉपी पेस्ट करें ये एक्सेल की फ़ाइल में, ठीक है। और फिर इनको क्या करें, इनको आप सॉर्ट कर दें। यानी H जो है हार्दिक H से शुरू हो रहा है वो पहले आएगा, K कोहली सेकंड नंबर पे आएगा, P जो है बाद में आता है, अल्फ़ाबेट्स में P बाद में आता है, तो ये पूरन का नाम जो है वो एंड पे आएगा। तो सॉर्ट करके फिर आप एक नाम जो है बाबर आज़म का नाम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक तरीकाकार बताया गया है यहाँ पे।
ठीक है, आप एक्सेल शीट में डाल दें, तमाम नेम्स जो हैं उनको सॉर्ट कर लें और फिर बाबर आज़म का नाम जो है वो फाइंड करें। या एक और तरीका बताया, कंट्रोल F प्रेस करें, कीबोर्ड से आप क्या करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करो, कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस ही रखो। तो कंट्रोल और F दोनों को एक साथ प्रेस करो, कंट्रोल और F की को दोनों को एक साथ प्रेस करो और यहाँ पे लिखो बाबर आज़म, BABAR बाबर। तो ये देखें बाबर आज़म का नाम जो है वो फाइंड आउट हो। ओके, सो ये फोर्थ तरीका था नेम को फाइंड करने का। सो आप देखें कि आप चारों में से कोई सॉल्यूशन जो है वो लगा के नाम फाइंड करने वाला जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और चाहे आप चौथा तरीका लगाओ, चाहे आप तीसरा तरीका लगाओ, चाहे आप दूसरा तरीका लगाओ, चारों के चारों से सॉल्यूशन जो है वो फाइंड होता है। लेकिन आपने बेस्ट तरीका जो है वो बताना है, ऐसा तरीका बताना है जिससे कम से कम टाइम लगे, या जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो कम हो, या कोई और क्राइटेरिया जो आपने लगाना है वो आप लगा सकते हैं, तो वो इजीली आप ये सारे काम कर सकते हैं। सो लास्ट स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लास्ट स्टेप ये है कि आपने बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चूज़ करना है, और बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करने के बाद उस पर अमल करना है, और अमल करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात, अमल करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा और आपकी भी वारे नहीं आ रहे, और जो जिसने आपको प्रॉब्लम दिया है वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1, प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो जिसका आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो बंदा आपको क्लियरली, वो बंदा सही तरीके से आपको बताए कि प्रॉब्लम क्या है, लिख के बताए, बोल के बताए। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि प्रॉब्लम बताने वाला सही तरीके से आपको प्रॉब्लम बताए। नंबर सेकंड स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है आपने। सेकंड स्टेप, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना है, और उसके लिए आपने 5 Ws पे अमल करना है। ठीक है, 5 Ws पे आपने अमल करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, बाय। ठीक है, ये 5 Ws पे आपने अमल करना है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपने स्ट्रेटजी डिसाइड करनी, क्या स्ट्रेटजी लगानी है, क्या तरीकाकार लगाना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिवाइड एंड कॉन्कर वाला तरीका लगाना है, या टू डू लिस्ट वाला तरीका आपने अप्लाई करनी है, या गेस, चेक एंड अप्रॉक्सीमेशन वाला तरीका आपने लगाना है, या पिक्चर बनानी है सोल्यूशन की। हो सकता है तमाम के तमाम लग जाएं एक प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आपने जहन में रखना है कि ये जो प्लानिंग का सोल्यूशन है इसमें ये चारों के चारों भी इस्तेमाल हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। हो सकता है कि एक यूज़ हो जाए, हो सकता है 2 यूज़ हो जाए, तो चारों के चारों भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनमें से 3, इनमें से 2, इनमें से 1 भी इस्तेमाल हो सकता है। ओके, फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, कैंडिडेट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा सोल्यूशन फटाफट ढूंढना है, कम से कम टाइम लगा के, बगैर कोई ख़ास प्लान किए आपने कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है किसी भी प्रॉब्लम का। ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में कैंडिडेट सोल्यूशन लगे, तो कभी ये यूज़ होता है, कभी नहीं होता, लेकिन बार फिर भी आपने जो है इसको जहन में रखना है। 5वां सोल्यूशन जो है वो है बेस्ट सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशंस आपके पास होंगे, आपने उनमें से एक जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपने फाइंड करना है, जो जो जिसमें कम से कम टाइम लगे और कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स लगे। Okay students, so let's start with the second topic of chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ है फ़्लो चार्ट से।
सो अंडरलाइन करने की बारी आ गई है डेफिनेशन को। सो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप समझ लो। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है ये एक पिक्चर है। ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसमें तमाम स्टेप्स बताए गए हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि स्कूल जाने से पहले आप लोग एक स्टूडेंट ने क्या करना है, शूज़ पहनने हैं। सो वेयर शूज़ बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी शूज़ पहनने के लिए कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। और वो स्टेप्स क्या है? नंबर 1, शूज़ और सॉक्स जो हैं, शूज़ एंड सॉक्स जो हैं वो आपने अलमारी से निकालने हैं। ठीक है, या कहीं से आपने शूज़ को शू रैक से और सॉक्स को अलमारी से, ठीक है, निकालने हैं। स्टेप नंबर 2, सॉक्स पहनने हैं, सॉक्स आपने पहनने हैं। एंड स्टेप नंबर 3, सॉक्स पहनने के बाद फिर शूज़ जो हैं वो आपने पहनने हैं, जूते जो है वो आपने पहनने हैं। ठीक है, सो ये कुछ स्टेप्स हैं शूज़ पहनने से पहले जो आपने फॉलो करने हैं। और ये जो 2 स्टेप्स, ये जो 3 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको अगर आप पिक्चर की शक्ल में ड्रॉ करें, जिस तरह यहाँ पे ड्रॉ की गई है यहाँ पे, तो इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे? इस पिक्चर को हम कहेंगे फ्लो चार्ट। इस पूरी पिक्चर को हम क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट कहेंगे। ठीक है, सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स जो हैं वो बताए गए हैं। टेक शूज़ एंड सॉक्स। ठीक है, या ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये आपको शायद कटा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? टेक शूज़ एंड सॉक्स। सेकंड स्टेप क्या है? वेयर सॉक्स। थर्ड स्टेप क्या है? वेयर शूज़। तो ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, उसको अगर आप पिक्चर की शक्ल में ड्रॉ कर दें तो उस पिक्चर को हम क्या करेंगे? कहेंगे फ्लो चार्ट कहेंगे। ऐसे याद रखने वाली बात ये है कि ये जो स्टेप्स का जो ऑर्डर है, यानी पहले शूज़ और सॉक्स आपने अलमारी से निकालने हैं, फिर सॉक्स पहनने हैं, फिर शूज़ पहनने हैं। अगर ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, ऑर्डर डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि अगर आप पहले शूज़ पहन लें और सॉक्स बाद में पहन लेते हैं तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, शूज़ के ऊपर सॉक्स। ठीक है, तो ऑर्डर का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। सो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ऑर्डर जो है वो अहमियत, ऑर्डर, इसमें जो स्टेप्स की जो तरतीब है ये बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में ऑर्डर यानी तरतीब, ठीक है, ऑर्डर का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो है वो जो स्टेप्स हैं वो आपने छोटे छोटे करके वो लिखने हैं फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टेप्स आपने लिखने हैं और स्टेप्स को एक ख़ास ऑर्डर में लिखना है ताकि फ़्लो चार्ट जो है वो बन जाए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ टू कंप्लीट द प्रोसेस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, सो फ्लो चार्ट में ये 2 चीज़ें यानी स्टेप्स बताए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उन स्टेप्स की ऑर्डरिंग भी बताई जाती है कि पहला स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है और तीसरे स्टेप में क्या करना है। ओके जी, अब हम एक और जो है वो प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, सो ये एक फ़्लो चार्ट है एरिया फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम जो है वो उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, तो हमने इस शेप का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है? एरिया फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो हाइट है h, और ये जो बेस की वैल्यू है, बेस की जो लेंथ है, दोनों को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरी शेप का जो एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो हाइट को मल्टीप्लाई करना है बेस से, पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो निकल आएगा।
तो ये फ़्लो चार्ट हमें क्या बता रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये फ़्लो चार्ट हमें क्या बता रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इनपुट बेस एंड हाइट, यानी बेस और हाइट की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने देनी है किसी को। किसको देनी है, अगले बॉक्स को देनी है। ये देखें ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगले बॉक्स में बेस और हाइट की वैल्यूज़ जो है वो आपने देनी है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल बेस की वैल्यू है 5 मीटर और हाइट की वैल्यू है 2 मीटर। सो 5 मीटर और 2 मीटर ये जो बेस की वैल्यूज़ हैं ये आपने किसको देनी है, आपने देनी है इस फार्मूले को, या तो इस फार्मूले में आपने पुट करना है बेस की वैल्यू 5 मीटर और हाइट की वैल्यू आपने पुट करनी है 2 मीटर। तो आंसर क्या आएगा, 10 मीटर आएगा। ठीक है। सो इनपुट बेस एंड हाइट का मतलब ये है कि 5 और 2 ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपने अगले आने वाले बॉक्स के अंदर जो फार्मूला गिवन है उसके अंदर आपने ये दो वैल्यूज़ जो है पुट करनी है। अच्छा, अब इस बॉक्स में इस ब्लू बॉक्स का मतलब क्या है, इस ब्लू बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऐसी ऑपरेशन हो रही है, यहाँ पे एक ऐसा काम हो रहा है जिससे वैल्यू चेंज हो रही है, किसी चीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस बॉक्स के अंदर एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले एरिया की वैल्यू कुछ भी नहीं थी क्योंकि बेस और हाइट की वैल्यूज़ गिवन नहीं, लेकिन अब बेस और हाइट्स की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट हुई और वो निकल आई है 10 मीटर। तो एरिया की पहली वैल्यू थी कुछ नहीं, अब उसकी वैल्यू है 10 मीटर। तो कुछ नहीं से 10 मीटर एरिया की वैल्यू चेंज हुई है, इसीलिए इस फार्मूले को इस ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा गया। तो आपने याद रखना है इस ब्लू बॉक्स के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही होगी। फिर नेक्स्ट बॉक्स में देखें प्रिंट एरिया लिखा हुआ है। प्रिंट एरिया का मतलब यहाँ पे प्रिंट एरिया का मतलब ये है कि जो 10 मीटर की वैल्यू आई है, ये जो 10 मीटर की वैल्यू आई है इसको कहीं पे नीट एंड क्लीन शक्ल में लिख दो। जिस तरह आप लोग बोर्ड के पेपरों में आंसर फार्मूला लगाने के बाद कोई आंसर आप लिखते हो, से 15 मीटर लिखते हो या 15 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हो, तो उसको आप हाईलाइट करते हो। ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, प्रिंट कहते हैं। प्रिंट मीन्स टू राइट द फाइनल आंसर, या टू राइट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखना, पेज के ऊपर लिखना, या चूँकि हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रिंट यहाँ पे कंप्यूटर के केस में, कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में प्रिंट को हम कहते हैं वैल्यू को डिस्प्ले करना कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया। द वैल्यू ऑफ एरिया क्या है, 10 मीटर। डिस्प्ले एरिया ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो इस केस में प्रिंट का मतलब जो है वो ये है। अच्छा, अब कुछ बातें जो है वो, और फिर एंड का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो गया, यानी आपने मज़ीद कोई काम नहीं करना एरिया फाइंड करने के लिए। अच्छा, ओके, अब ये फ्लो चार्ट में जो ये पहला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर का, इस बॉक्स को हम टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनल की जो स्पेलिंग है वो है TERMINAL। तो इस पिंक कलर के बॉक्स को जिसके अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है, इसको टर्मिनल बॉक्स जो है वो कहते हैं। इसी तरह वो जो एंड पे एक आपको पिंक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको भी टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। अब ये सेकंड ग्रीन कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसको इनपुट या आउटपुट बॉक्स कहते हैं। अभी आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसको इनपुट बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसमें इनपुट्स जो हैं वो नेक्स्ट बॉक्स में जा रहे हैं। ओके, अब ये जो तीसरा वाला बॉक्स है जिसका कलर ब्लू रंग है, जिसका कलर जो है वो ब्लू है और शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल शेप है, इस बॉक्स को प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। और प्रोसेस बॉक्स के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करती हैं या जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हों। अब थर्ड जो ग्रीन बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस थर्ड ग्रीन बॉक्स जिसके अंदर प्रिंट एरिया लिखा हुआ है, इस थर्ड ग्रीन बॉक्स को भी इनपुट आउटपुट बॉक्स जो है वो कहते हैं। अब ये जो सेकंड बॉक्स है इसको इनपुट बॉक्स कहते हैं क्योंकि बेस और जो हाइट की जो वैल्यूज़ हैं वो इस बॉक्स से ब्लू बॉक्स के अंदर जा रही हैं और वहाँ पे जाके इस्तेमाल हो रही हैं फार्मूले के अंदर।
जबकि जो थर्ड ग्रीन बॉक्स है उसको आउटपुट बॉक्स कहते हैं, क्योंकि इस बॉक्स की वजह से एरिया की जो वैल्यू है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो अब चलते हैं प्रोसेस बॉक्स की तरफ। अगेन प्रोसेस बॉक्स के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं, वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिनकी वजह से कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो रही हों, या वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हों। तो इस वाले एग्जांपल में एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है। बेस और हाइट जब ऊपर से आएगी, ऊपर वाले बॉक्स से आएगी, तो एरिया की वैल्यू कुछ नहीं से 10 हो जाएगी। तो इसलिए एरिया जो है वो इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो है वो लिखा गया है। अब ये जो थर्ड वाला जो बॉक्स है ग्रीन कलर का, ये एरिया की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर या प्रिंटर की स्क्रीन के या प्रिंटर के ऊपर या स्पीकर के ऊपर जो है वो दे सकता है। को देखते हैं और ये फ्लो चार्ट जो है ये इसकी मदद से हम एक नंबर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले इस वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, जहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इनपुट नंबर n, अज्यूम करें कि n की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। सो इनपुट नंबर n, ये वाला जो 4 आपने अज्यूम किया है, अब ये जाएगा नेक्स्ट ब्लू बॉक्स के अंदर, ठीक है। याद रखें इसको इनपुट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाएगा। इनपुट बॉक्स पे जो भी नंबर आप लिखोगे वो नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाके इस्तेमाल होगा। सो नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिखा हुआ है रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n mod 2। अब जहाँ n लिखा हुआ है, अब इक्वल के राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, और जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर में जाके स्टोर होगा। सो अज्यूम तो ऊपर वाले बॉक्स में हमने अज्यूम किया था कि n की जो वैल्यू है वो 4 है, तो n को रिप्लेस कर दें 4 से। तो 4 mod 2, 4 mod 2 का मतलब ये है कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। 4 mod 2 का मतलब ये है कि 4 को 2 के साथ डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वो REM के अंदर आपने स्टोर करना है। REM के बराबर जो है वो आपने रखना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका क्या है? रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका ये है कि जो मॉड से आपने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। तो मॉड से पहले वाला जो नंबर है उसको आपने अंदर लिखना है, और मॉड के बाद वाला जो नंबर है जो कि इस केस में 2 है उसको आपने बॉक्स से बाहर लिखना है, ठीक है। इस वाले बॉक्स से आपने बाहर लिखना है। सो अब क्या करेंगे? अब आपने 2 को इस वाले 2 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसको अभी मैंने क्वेश्चन मार्क से शो किया है। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे जो आंसर आए वो अंदर वाले 4 के बराबर या उससे कम हो। सो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 0 से? नहीं, 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0। वो 0, ये जो आंसर आ रहा है वो 4 से काफ़ी दूर है तो 4 के से कम, लेकिन 4 से काफ़ी दूर है। तो क्या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें? वो तो आंसर 2 आता है। आप देखें कि क्या ये जो 2 है ये इसके करीब है, काफ़ी करीब है, लेकिन इससे भी करीब हम जा सकते हैं। वो कैसे? अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो बराबर आ गया। तो अभी हमने यही कहा है कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो आंसर आए वो इस वाले 4 के बराबर हो या उसके करीब तरीन हो, करीब तरीन। तो लिहाजा इस क्वेश्चन मार्क को अब आपने क्या करना है? 2 से रिप्लेस करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आया? 4, ठीक है। अब आपने इस वाले 4 का साइन देखना है। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका साइन पॉजिटिव है। अब उस साइन को आपने कन्वर्ट करना है उसके मुखालिफ साइन में, यानी उसके ऑपोजिट साइन में। तो पॉजिटिव का मुखालिफ साइन यानी ऑपोजिट साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन लगाना है। फिर उसके बाद आपने इस वाले 4 को और इस वाले 4 को, 4 और ये -4 दोनों को आपस में ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करोगे यानी 4 - 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। 4 को -4 के साथ जब आप ऐड करोगे तो ये प्लस और ये वाला माइनस,
ये प्लस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 4 - 4, और 4 - 4 का आंसर क्या आता है 0, तो यहाँ पे आपने 0 लिखना है। सो अब रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0, तो अब इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे आपने क्या लिखना है 0 लिखना है, यानी रिमाइंडर के अंदर अब क्या आ गया REM इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब फ़्लो लाइन के मुताबिक आपने नीचे जाना है और आप देखेंगे कि ये एक नया आपको एक नई शेप आपको नज़र आ रही है, और इस शेप के अंदर लिखा हुआ है REM इज़ 0। यानी ये जो शेप है इसके अंदर जो ये जो जुमला लिखा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो है या नहीं है। तो अगर ज़ीरो है तो इस वाले रास्ते को इख्तियार करो, अगर ज़ीरो नहीं है रिमाइंडर की वैल्यू तो इस वाले रास्ते को इख्तियार करो। अब हमारे रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, लिहाजा हम इस वाले रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे बल्कि इस वाले रास्ते को इख्तियार करेंगे। तो इस रास्ते में अगला जो आने वाला बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है प्रिंट n इज़ इवन। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट होगा 4 इज़ इवन। फिर उसके बाद ये जो फ्लो लाइन है ये जा रहा है एंड की तरफ, तो आपने यहाँ पे आके रुक जाना है। अच्छा, अब अज्यूम करें कि जो n की वैल्यू है वो 4 नहीं है, बल्कि n की जो वैल्यू है वो अज्यूम करें वो 3 है। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो इस केस में फिर क्या होगा, जो आउटपुट है या जो आंसर है वो फिर क्या होगा। सो अज्यूम करें n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पे आपने n की जगह पे 3 लिखना है। तो अब आपने क्या फ़ाइंड करना है, अब आपने फ़ाइंड करना है 3 mod 2। तो 3 mod 2 फाइंड करने का तरीका क्या है, आपने एक बॉक्स बनाना है, मॉड से पहले वाला नंबर अंदर लिखना है, मॉड्स के बाद वाला नंबर जो है वो बाहर लिखना है, और फिर 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जिससे आंसर 3 के करीब तरीन हो या 3 के बराबर हो, लेकिन कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वो ये हमारी जो जो रिक्वायरमेंट है ये सेटिस्फाई हो जाए, वो नंबर है 1। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। ठीक है, अब 2 का साइन क्या है पॉजिटिव, उसको नेगेटिव कर दें। अब 3 और -2 दोनों को आपस में ऐड कर लें, 3 और -2 दोनों को आपस में ऐड कर लें, क्या बनेगा 3 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा, 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1। सो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई है 1। ठीक है, अब एक क्या थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें, क्या हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोचें इस बारे में। ओके, सो वीडियो पॉज करने से पहले आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो आएगा 4, और ये 4 इससे बड़ा है, तो रिमाइंडर जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। सो अब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 1। सो रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो हो गई है, रिमाइंडर की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, अब आप इस वाले बॉक्स में आ गए और यहाँ से आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रिमाइंडर के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है या नहीं है। तो वो ये तो 1 है, तो चूँकि ये 0 नहीं है, लिहाजा अब कौन सा रास्ता जो है वो कौन से रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा हमें 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 जो है वो ये वाला रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा, हमें जो है वो ये वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जवाब जो है वो नफ़ी में है, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। सो अब नेक्स्ट जो बॉक्स आ रहा है वो है प्रिंट n इज़ ऑड। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3 इज़ ऑड, ये प्रिंट होगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, सो इस लेक्चर की एक लास्ट एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये एक फ़्लो चार्ट है, और ज़रा इस वीडियो को रोक के मुझे बताएं ये किस तरह का फ़्लो चार्ट है, क्या ये कंडीशनल फ़्लो चार्ट है या कोई और फ़्लो चार्ट है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये कंडीशनल फ़्लो चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमंड बॉक्सेस मौजूद है, डायमंड बॉक्सेस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, डिसीजन बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो इस डिसीजन बॉक्स में
जो ये लिखा हुआ ना परसेंटेज ग्रेटर दैन 80, इसको कंडीशन कहते हैं, इसको कंडीशन कहते हैं, कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। तो टोटल कितनी कंडीशंस हैं इस फ्लो चार्ट में? इस फ्लो चार्ट में 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को ज़रा चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या फाइनल आंसर क्या आता है इनपुट देने के बाद। सो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने। इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें टोटल मार्क्स है से 100, टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, और 100 में से एक स्टूडेंट ने 50 नंबर लिए। ठीक है, सो ये 50 और 100, ये दोनों वैल्यूज़ चली जाएंगी अगले बॉक्स के फॉर्मूले के अंदर। सो अगले बॉक्स में आप देखें, ये वाला जो बॉक्स है जिसको हम प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। प्रोसेस बॉक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, यहाँ पे परसेंटेज जो है वो निकाला जाएगा, कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, और कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद परसेंटेज की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। इसलिए हमने ये जो फार्मूला है इसको हमने लिखा है ये ब्लू बॉक्स, स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। सो ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू क्या है? ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है, टोटल मार्क्स है 100। सो 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100 क्या आता है? आंसर आता है 0.5। फिर उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे आंसर क्या आएगा? इससे आंसर आएगा 50%। ठीक है, सो इसका परसेंटेज की वैल्यू क्या आई है? परसेंटेज की वैल्यू आई है, परसेंटेज की वैल्यू आई है 50%। अब फ्लो लाइन को देखें, फ्लो लाइन जा रही है इस बॉक्स के अंदर, डिसीजन बॉक्स के अंदर। यहाँ पे फैसला होगा, फैसला ये होगा कि आया परसेंटेज जो है वो 80 से ग्रेटर है, 80 से ज़्यादा है या नहीं। तो ये जो 50 है वो 80 से ज़्यादा नहीं है, नो, 80 से ज़्यादा नहीं है। तो लिहाजा हम ये वाला पाथ, ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर 80 से ज़्यादा होता तो हम इस तरफ जाते और इस बॉक्स के अंदर जाते। ठीक है, तो चूँकि जो परसेंटेज की वैल्यू हमने निकाली है वो 80 से कम है, इसलिए हम ये वाला रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे। अच्छा, अब ये फ़्लो लाइन को देखें, फ़्लो लाइन जो है वो जा रही है इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे अगेन एक चीज़ का फ़ैसला होना कि क्या परसेंटेज जो है वो 70 से ज़्यादा है या नहीं है। तो परसेंटेज की वैल्यू 50, 70 से ज़्यादा तो नहीं है वो, तो इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा? नो। तो चूँकि हमारा जवाब नो आया है, हम इस वाले बॉक्स में जाएंगे। इस वाले बॉक्स में भी अगेन 50 जो है 60 के साथ कंपेयर होगा, 60 से कम है, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? नो। हम इस बॉक्स में जाएंगे। क्या 50 50 से ग्रेटर है? नहीं, 50 50 के बराबर है लेकिन ग्रेटर नहीं है। 50 50 50, ये वाला जो 50 है वो इस 50 के बराबर से ग्रेटर नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो लिहाजा इस केस में भी हमारा आंसर आएगा नो, और फिर हम ये वाला रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे और इस बॉक्स में जाएंगे। इस बॉक्स में अगेन एक फ़ैसला होगा, डिसीजन होगी कि क्या परसेंटेज जो है, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है, क्या वो 40 से ग्रेटर है? जी। अब हमारा आंसर येस में आएगा, ये वाला 50 इस वाले 40 से ग्रेटर है। लिहाजा अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम इस वाले रास्ते को इख्तियार करेंगे। तो इस रास्ते में जो पहला बॉक्स आ रहा है वो है ग्रेड इज़ इक्वल टू डी, यानी जो ग्रेड बनता है स्टूडेंट का वो डी बनता है, और डी ग्रेड डी देने के बाद, उस स्टूडेंट को डी ग्रेड देने के बाद आपने जाना है इस वाले बॉक्स के अंदर। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ग्रेड को प्रिंट कर दो, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ग्रेड को प्रिंट कर दो। तो ग्रेड की वैल्यू क्या है? ग्रेड के अंदर क्या है? डी। तो डी जो है वो प्रिंट होगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, यानी मज़ीद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्टॉप कर दो, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे फाइनल जो आउटपुट प्रिंट होगा वो डी प्रिंट होगा। आई होप आप लोगों को ये फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी। फ़र्ज़ करें अगर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो आते हैं, वो उसकी वैल्यू आती है से 90, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू आती है 90। ठीक है, सो 90 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? वो होगा 0.9, 0.9 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 90%।
कैलकुलेशंस परफॉर्म होने के बाद परसेंटेज की वैल्यू है 90%। हम इस बॉक्स में जाएंगे। इस बॉक्स में परसेंटेज को कंपेयर किया जाएगा 80 के साथ। क्या ये 90 80 से ग्रेटर है? जी है। तो अब हम येस की तरफ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, और येस की तरफ जाने के बाद उस स्टूडेंट को ए प्लस ग्रेड देंगे, ए प्लस। ठीक है, स्टूडेंट को ए प्लस ग्रेड देंगे और सीधा नीचे आएंगे, बिल्कुल सीधा नीचे आएंगे। आपने इस लाइन को फॉलो करना है, बिल्कुल सीधा नीचे आएंगे और इसी लाइन को फॉलो करते हुए आपने ये यहाँ पे आना है प्रिंट ग्रेड की तरफ। और ग्रेड क्या प्रिंट होगा इस केस में? ग्रेड प्रिंट होगा ए प्रिंट होगा आउटपुट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। ये था फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, लाइक करें। जितने लाइक्स करेंगे उतना मेरे अंदर मैं मोटिवेट होऊंगा अगली वीडियोस को पोस्ट करने के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।